बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। इसका फ़र्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कंडक्शन। उसी का सब टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी में हमने क्या डिस्कस करना है, इसमें हम किस चीज़ को पढ़ेंगे। इसमें हम पहले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम उसकी डेफिनेशन डिफ़ाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो उसके बाद इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बाद हम इसकी फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो कंसीडर किया है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड है, ठीक है, जिसके दोनों एंड के दरमियान जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। आपको नज़र आ रहा होगा जो रेड वाली साइड है वो हॉट है, और जो ब्लू वाली साइड है वो क्या है, कोल्ड है। जो हॉट वाली साइड है इसका टेम्परेचर हाई है, इसको हमने T1 का नाम दे दिया, और जो दूसरी साइड है उसको हमने क्या नाम दे दिया, T2 का। अब आपको पता है कि यहाँ से इसका जो एरिया है उसको हमने A का नाम दिया है, और इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास L है। अब आपको पता है कि हीट ट्रांसफ़र होगी, किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, हाई से लो की तरफ, ज़्यादा टेम्परेचर से कम की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ हीट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट मटेरियल्स। अब अगर हम कंडक्शन ऑफ हीट की बात करते हैं तो वो डिफरेंट टाइम लेता है, डिफरेंट रेट है उसका डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। इन मेटल्स हीट फ्लो रैपिडली एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर्स सच एज़ वुड और रबर। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स में हीट जल्दी ट्रांसफ़र होती है एज़ कम्पेयर टू, कंडक्शन का प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू वुड और रबर। कंसीडर अ सॉलिड ब्लॉक। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है एक सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है, और वन ऑफ इट्स टू ऑपोजिट फेसिस सच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज़ हीटेड टू अ टेम्परेचर T1। एक इसका एरिया A है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर T1 है। दूसरा हीट Q फ्लोज अलोंग इट्स लेंथ L। अब जो हीट फ्लो कर रही है वो लॉन्ग L लेंथ के अलोंग मूव कर रही है टू अपोजिट फेस एट टेम्परेचर T2 इन T सेकेंड्स। ज़ाहिर सी बात है जब हीट ट्रांसफ़र होगी उसको टाइम तो लगेगा ट्रांसफ़र होने के लिए, तो उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। उन्होंने कहा है कि T सेकेंड्स में वो कहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है, टेम्परेचर T2 तक, ठीक है। अब इसके अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट की वो अमाउंट जो यूनिट टाइम में फ़्लो होती है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि ऐसी हीट की वो अमाउंट जो यूनिट टाइम में फ़्लो करे उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम किस तरह से लिखते हैं, रेट मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम है, ठीक है। किसका रेट है, हीट का, तो हीट डिवाइडेड बाय क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। हम डिनोट कैसे करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को, Q डिवाइडेड बाय T। It is observed that the rate at which heat flows through a solid object depends upon various factors। अब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये उसके फैक्टर्स हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम उसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं। बेसिकली इसके 3 फैक्टर्स हैं। एक है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड है, सेकेंड उसकी लेंथ है, और थर्ड जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का इनके साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, या किस तरह का रिलेशन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की, ठीक है। अब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया उसमें लार्ज होगा तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इस तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का प्रोसेस जो होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस फास्ट होगा, ठीक है। कंडक्शन का प्रोसेस फास्ट होगा मतलब इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का जो रिलेशन है एरिया के साथ वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। यानी एरिया के साथ कौन सा रिलेशन बनता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज़्यादा होगी, एरिया कम होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कम होगी। Larger cross-sectional area A of a solid contains larger number of molecules and free electrons on each layer parallel to its cross-sectional area, and hence greater will be the rate of flow of heat through the solid। वही चीज़ कि अगर एरिया लार्जर होगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, ठीक है। और वहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी वहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस भी फास्ट होगा और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है लेंथ ऑफ द सॉलिड। अब लेंथ ऑफ द सॉलिड जो है, लेंथ के साथ अगर हम देखें तो इसका कौन सा रिलेशन बनता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का।
तो लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए भी टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यानी अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो हीट कंडक्शन का प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। अगर लेंथ कम होगी तो कंडक्शन का प्रोसेस फास्ट होगा। यानी अगर लेंथ ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात है अब उसको टाइम भी तो ज़्यादा लग रहा है ना हीट को फ्लो करने के लिए। लेकिन अगर लेंथ कम है, अगर उसका साइज़ छोटा है, लेंथ छोटी है, तो हीट जो है वो दूसरे एंड तक जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ के साथ हीट और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। मतलब ये कि अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगी तो लेंथ अगर कम होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगी, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगी। तो लार्जर इज़ द लेंथ बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड एंड्स ऑफ द सॉलिड, मोर टाइम इट विल टेक टू कंडक्ट हीट टू द कोल्डर एंड स्मॉलर विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जितनी लेंथ उसकी ज़्यादा होती जाएगी उतना ही टाइम वो ज़्यादा लेगी हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, और कंडक्शन का प्रोसेस उतना ही स्लो हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतनी ही स्लो होगी। तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और लेंथ दोनों का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स। अब अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं तो अगर दोनों एंड्स के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, अगर उनमें ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज़्यादा होगी। अगर दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस कम हुए तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कम होगी। टेम्परेचर डिफरेंस मींस कि फॉर एग्जांपल अगर एक एंड है उसका टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो उसमें फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर का इस तरह से एक का है कि 60 डिग्री, एक का है 40 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का है 35 डिग्री सेल्सियस, फिर तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगी, कम होगी। यानी अगर दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है, दोनों की वैल्यूज़ में ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर दोनों की वैल्यूज़ में डिफरेंस कम है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगी। ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, यहाँ पे T1 माइनस T2 कह रहे हैं क्योंकि T1 हमने ग्रेटर टेम्परेचर लिया है, हायर लिया है, T2 जो है वो लोअर है, ठीक है। तो ग्रेटर इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फेसेस ऑफ द सॉलिड, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर डिफरेंस के साथ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये हमारे पास है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, ये इक्वेशन 2 आ गई और ये इक्वेशन 3 आ गई। अगर इन सबको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए T1 माइनस T2, ए क्योंकि ए वाला जो था वो भी डायरेक्ट था, ए भी डायरेक्ट है, ये भी ऊपर आ जाएगा, T1 माइनस T2 ये भी ऊपर आ जाएगा। अब एल जो था ये इन्वर्स था तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया। अब आपको पता है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको ख़त्म करेंगे तो क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू लगा देंगे और साथ में कांस्टेंट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ किया है वो है के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एल। अब इसको हमने किसी भी इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है ये फॉर्मूला बन गया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का। अब अगर हम यहाँ से हमने क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला निकालना है थर्मल कंडक्टिविटी का। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ये जो के कांस्टेंट है ये असल में हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी भी बोलेंगे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। इसकी किस पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। ये MCQs भी आ जाता है, इसको आपने मार्क कर लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो एल इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ए T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये बन जाएगा Q/T मल्टीप्लाई बाय एल ए T1 माइनस T2 इज इक्वल टू के। अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये थर्मल कंडक्टिविटी का है। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी में लिख देते हैं या ये वाला जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में लिख देते हैं। तो ये वाला जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का है और ये वाला किसका है, थर्मल कंडक्टिविटी का है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो हमारे पास किस तरह की बनेगी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसिस ऑफ अ मीटर क्यूब of a substance is maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called the thermal conductivity of that substances। यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है इसमें 3 चीज़ों का जिक्र आता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, लेंथ का, टेम्परेचर डिफरेंस का और एरिया का, ठीक है।
4 चीज़ें आ जाती हैं इसमें। एक तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसिस ऑफ 1 मीटर क्यूब, ये इसकी लेंथ का है। पहले रेट ऑफ फ्लो हो गया, उसके बाद क्या आ गई, उसकी लेंथ आ गई ऑफ सब्सटेंस मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। इस कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी बोलेंगे सब्सटेंस की। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई है। जब वो थर्मल कंडक्टिविटी का कहेंगे तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर आप इसके फैक्टर्स के साथ जो है वो इसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसके साथ जो है वो एक ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ये ब्लू बॉक्स जो है ये आप लोगों ने करना है, याद करना है ये, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वैसे जैसे आपने चैप्टर नंबर 8 के टेबल किए हैं वैसे ही ये भी करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट इसी का सब टॉपिक है यूज़ ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। अब यूज़ ऑफ कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स कहाँ पे इनका यूज़ है, कहाँ पे होता है कंडक्टर्स का और नॉन कंडक्टर्स का। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है इन हाउसेस गुड थर्मल इंसुलेशन मींस लोअर कंजप्शन ऑफ फ्यूल और दिस फॉलोइंग मेजर्स मे बी टेकन टू सेव एनर्जी। यानी कि हाउसेस जब हम बनाते हैं तो उसमें इंसुलेशन मींस क्या होता है कि इस तरह की हो कि जिसमें एनर्जी का यूज़ कम हो या हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या रह जाए, सेव रह जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो उसके 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये आपने करने हैं शॉर्ट के लिए। हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फोम लेगिंग। ये जो हॉट वाटर टैंक्स होते हैं उनको इंसुलेट कर दिया जाता है ताकि हीट ट्रांसफ़र ना हो। वॉल कैविटीज़ आर फील्ड विद प्लास्टिक फोम और वूल। अब वॉल के जो कैविटीज़ होते हैं, वॉल के जो स्टाख होते हैं या उसमें छोटे मोटे या उसकी जो कैविटीज़ होती हैं उनको फिल कर दिया जाता है प्लास्टिक फोम के साथ और वूल के साथ। इसकी मैं आपको बता देती हूँ, ये इस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये वॉल है, इसके साथ उन्होंने क्या लगा दिया है, फोम लगा दिया है, ठीक है, इसको इंसुलेट करने के लिए, ताकि जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आपके रूम ठंडे रहें, हीट ट्रांसफ़र ना हो, और अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में रूम क्या रहे, गर्म रहे और उसमें हीट ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सीलिंग ऑफ रूम इज़ कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल फॉल सीलिंग। जैसे कि वो कहते हैं कि जो सीलिंग्स होती हैं, छतें होती हैं, उसको भी कवर किया जाता है इंसुलेशन से, इंसुलेशन की जाती है ताकि हीट ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। डबल ग्लास विंडोज़ पेन्स आर यूज, दीज विंडोज़ पेन्स हैव ऑल बिटवीन एयर बिटवीन ग्लास शीट्स दैट प्रोवाइड्स गुड इंसुलेशन। अब हम डबल ग्लास विंडोज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे जो है वो हीट ट्रांसफ़र ना हो, ताकि गुड इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकें वो हमें, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स थे जो कि कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के थे, जो कि एनर्जी को सेव रखने के लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के। तो अब यहाँ पे कंडक्टर्स की पहले एग्जांपल आ जाएंगी और साथ में इसकी जो है वो यूजेस आ जाएंगे, इस तरह फिर इंसुलेटर के आ जाएंगे। कंडक्टर्स आर यूज्ड व्हेन क्विक ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड थ्रू आ बॉडी। अब हमें कंडक्टर्स कब चाहिए होते हैं, कब हम यूज़ करते हैं उनको, जब हमें हीट को ज़्यादा ट्रांसफ़र करना होता है। तो कुकर्स, कुकिंग प्लेट्स, बॉयलर, रेडिएटर्स एंड कंडेंसर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा आर मेड ऑफ मेटल सच एज एल्युमिनियम और कॉपर। इस तरह के जो चीज़ें जिनमें हम खाना बनाते हैं या यहाँ पे हमें हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, उन चीज़ों को मेटल का बनाया जाता है ताकि हीट जो है वो क्विक ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। सिमिलरली मेटल बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग आइसक्रीम एट्सेट्रा। इस तरह से मेटल जो हैं वो आइसक्रीम वगैरह के लिए भी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से अगर हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स और बेड कंडक्टर्स आर यूज्ड इन होम यूटेंसाइल्स सच एज हैंडल्स ऑफ सॉसपैन्स, हॉट प्लेट्स, स्पून्स एट्सेट्रा। यानी कि इनके हैंडल्स बनाने के लिए वुड को यूज़ करते हैं, वुड के हैंडल्स बनाए जाते हैं। वहाँ पे हमें हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा नहीं चाहिए होती, क्योंकि अगर हम हैंडल्स को मेटल का बना लें तो हम उसको हाथ से नहीं उठा सकेंगे, हमारा हाथ जो है वो जल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हैंडल्स को किस चीज़ का बनाया जाता है, वुड का बनाया जाता है, ताकि वो हमें ज़्यादा उसका नुकसान ना हो। दे आर मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक। एयर इज़ वन ऑफ द बैड कंडक्टर और बेस्ट इंसुलेटर। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे एमसीक्यूज़ के लिए कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर है और बेस्ट इंसुलेटर है। दैट इज़ वाई कैविटी वॉल्स, 2 वॉल्स सेपरेटेड बाय एन एयर स्पेस एंड डबल ग्लास विंडोज़ कीप द हाउस इज़ वार्म इन द विंटर एंड कूल इन समर। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो डबल ग्लास विंडोज़ होती हैं, जब वॉल कैविटीज़ होती हैं और इसके दरमियान में हम एयर रख दें, खाली जगह छोड़ दें हम यहाँ पे, यानी वैक्यूम या स्पेस बना दें, वैक्यूम बना दें, तो वहाँ पे भी गुड इंसुलेशन होती है, वो भी हमें गुड इंसुलेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। मटीरियल्स विच ट्रैप एयर आई वूल, फेल्ट, फर, फेदर,
पॉलीस्टीरीन, फाइबर ग्लास आर आल्सो बैड कंडक्टर्स। ये सारी एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर्स की या बैड कंडक्टर्स के। सम ऑफ दीज मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर लेगिंग और इंसुलेट वाटर पाइप्स, हॉट वाटर सिलेंडर्स, ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ हाउसेस। और इसको हम इस तरह के मटेरियल जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। वुलन क्लॉथ इज़ यूज टू मेक वार्म विंटर क्लॉथ्स। इस तरह से जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, मोटे कपड़े जो होते हैं, जैसे जर्सियाँ वगैरह जो होती हैं, वो हम यूज़ करते हैं विंटर्स में अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए, ठीक है, वहाँ पे ताकि हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो वो हम वहाँ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे तीन क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है तीनों। एक तो हमारे पास ये स्टेप्स आ जाएंगे, 4 स्टेप्स आते हैं कि सेव एनर्जी के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, किस तरह से हम एनर्जी को सेव रख सकते हैं। 4 स्टेप्स ये करने हैं। उसके बाद यूजेज ऑफ कंडक्टर्स आ जाएगा, उसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी कंडक्टर्स की। उसके बाद इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स हैं और इंसुलेटर के यूजेस हैं। तो ये सारे आपने करने हैं। और जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लॉन्ग के लिए है। फ्लो ऑफ हीट जो है वो शॉर्ट में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है वो, लेकिन जब शॉर्ट में आएगा तो उसमें सिर्फ डेफिनेशन करनी होगी। लॉन्ग के लिए फिर आपने सारा उसके फैक्टर्स वगैरह राइट करने होंगे, ठीक है। तो वो लॉन्ग के लिए था। और ये वाला जो है इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे शॉर्ट, जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, इसकी एग्जांपल है, वो एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और साथ में इसका है कन्वेक्शन भी हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमने कंडक्शन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी, आप लोगों ने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।